ही गाइस, वेलकम टू मैवालाइन सी। मेरा नाम है देव। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन फॉर द प्रोप्राइटरशिप फर्म। जी हाँ, और ई कॉम बिजनेस या फिर नॉर्मल बिजनेस के लिए अगर आपको जीएसटी चाहिए अपनी प्रोप्राइटरशिप फर्म के लिए तो किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें आपको प्रोप्राइटरशिप फर्म रजिस्ट्रेशन का मैंने पूरा प्रोसेस बताया था, जिसके अंदर मैंने आपको एक्सप्लेन किया था अगर हो सके तो प्रोप्राइटरशिप के लिए आप एक जीएसटी सर्टिफिकेट निकाल सकते हैं, क्योंकि प्रोप्राइटरशिप में कोई भी सेपरेटली कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। तो गाइस, वीडियो को शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा, अगर आप लोग हमारी कंसल्टेंसी बुक करना चाहते हैं या हमसे सर्विस लेना चाहते हैं, जिसके लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो गाइस, जीएसटी को अप्लाई करने से पहले कुछ पॉइंट का यहाँ पे आपको ध्यान रखना जरूरी है। आपको पहले पता होना चाहिए कि मुझे जीएसटी में सही में मुझे उसकी रिक्वायरमेंट या नीड है या नहीं है। तो पहली चीज तो ये, जो भी ई कॉमर्स मार्केट प्लेस जस्ट लाइक अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो कहीं पे भी सेल आउट करना चाहते हैं, उनके लिए तो ये कंपलसरी हो जाता है। अगर एक नॉर्मल में ट्रेडर्स की बात करूं तो अगर आप मान लीजिए अपने प्रोडक्ट जो है अगर इंटर स्टेट सेल कर रहे हैं या फिर आपके जो भी सप्लायर है जहां से आप माल खरीद रहे हैं वो आपसे जीएसटी या नंबर मांग रहे हैं, तो स्टार्टिंग से आप यहां पे जीएसटी एज ए वॉलंटरी बेसिस पे अप्लाई कर सकते हैं। या गाइस, अगर मैं प्रोडक्ट बेस्ड टर्नओवर लिमिट की बात करूं या सर्विस बेस्ड बिजनेस टर्नओवर की लिमिट की बात करूं तो प्रोडक्ट के अंदर ये 40 लाख रुपए होती है एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर। मतलब आपको देखना पड़ेगा अप्रैल से लेकर मार्च तक अगर मेरा बिजनेस 40 लाख के नीचे होता है तो मुझे जीएसटी यहां पे कंपलसरी नहीं रहता है। वहीं पे अगर मैं सर्विस की बात करूं तो ये 40 लाख की लिमिट जो है 20 लाख रुपए यहां पे साल में बन जाती है। आप गाइस, कई लोग जो है जरूरी नहीं है ये लिमिट अगर क्रॉस होगी तभी आपको जीएसटी लेना है। तो जैसे मैंने आपको ऊपर वाले केस में बताया, कुछ कंडीशंस ऐसी हो सकती है जहां पे आपको वॉलंटरी बेसिस पे जीएसटी अप्लाई करना पड़ सकता है। अब गाइस, बात करते हैं कि जीएसटी को अप्लाई करने से पहले आपको क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो देखिए, पैन और आधार कार्ड आपको चाहिए होंगे, और अब तो आधार कार्ड पे आपको मोबाइल नंबर भी लिंक कराना पड़ेगा। उसका सिंपल सा रीजन है, अगर आपको फास्ट थोड़ी सी अप्रूवल चाहिए अपनी जीएसटी नंबर के लिए तो आधार को अपने मोबाइल नंबर से लिंक करा के रखिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द एप्लीकेशन आपको अपना आधार जो है ऑथेंटिकेशन कराना पड़ता है ओटीपी के थ्रू। सेकंड थिंग है गाइस, फर्म का नेम या फिर आप कह सकते हैं ट्रेड का नेम। देखिए, प्रोप्राइटरशिप में लोगों को कंफ्यूजन होती है। प्रोप्राइटरशिप मतलब ये है कि मेरा पर्सनल नाम। तो गाइस, ऐसा नहीं है। यहां पे आप अपना एक XYZ कोई भी फर्म का नाम या बेसिकली ट्रेड नेम रख सकते हैं। इसको बेसिकली ट्रेड नेम कहा जाता है। प्रोप्राइटरशिप फर्म में अगर मैं लीगल नेम ऑफ द बिजनेस की बात करूं तो वो आपका पर्सनल नाम रहेगा जिसके ऊपर आपका पैन नंबर लिखा रहता है, लेकिन आप एक ट्रेड नेम अपनी चॉइस का यहां पे रख सकते हैं। बस ध्यान रखिएगा वो किसी का एटलीस्ट ट्रेडमार्क नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि आप अपनी ट्रेड नेम जो है रिलायंस इंडस्ट्रीज रख दो। उसके बाद में गाइस, आपको नेचर ऑफ द बिजनेस पता होना चाहिए कि मैं जीएसटी अप्लाई कर रहा हूं, उसका HSN कोड किस किस कैटेगरी के अंदर आता है, या फिर सर्विस कोड SSC कोड किस किस कैटेगरी के अंदर आता है, क्योंकि वो आपको एप्लीकेशन में डालना पड़ेगा। इसके अलावा आपको एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए JPG फॉर्मेट के अंदर। साथ में गाइस, आपको जहां पे भी आप अप्लाई कर रहे हैं, जिस भी आप लोकेशन पे रहते हैं, उसका आपको सेक्टर या वार्ड नंबर वगैरह भी पता होना चाहिए, जो भी मैं आगे आपको एप्लीकेशन में बताऊंगा। साथ में गाइस, मेन जो इंपॉर्टेंट थिंग होती है दैट इज द बिजनेस प्लेस फुल एड्रेस। जी हाँ, तो आपका यहाँ पे देखिए फुल एड्रेस होना चाहिए विद द पिन कोड। कई लोग ये करते हैं सिर्फ गांव का एड्रेस डाल देते हैं, वहां पे मतलब बहुत ही अधूरा एड्रेस होता है। और अब तो यहाँ पे जीएसटी के अंदर आपका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड नंबर्स भी आने लग गए हैं, तो इन चीजों का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा गाइस, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके अंदर मुझे जो पार्ट लगता है दैट इज द बिजनेस प्लेस एड्रेस प्रूफ, और इसी के बेस पे आपकी एप्लीकेशन जो है 90% केस के अंदर अप्रूवल या फिर रिजेक्टेड होती है। तो देखिए, अगर आपकी खुद की प्रॉपर्टी है तो ऑब्वियसली बात है इलेक्ट्रिसिटी बिल कॉपी पे या तो आपका खुद का नाम आ रहा होगा जो भी अप्लाई कर रहा है एप्लीकेंट, या फिर हो सकता है आपके फादर का, मदर का या आपके किसी भी फैमिली मेंबर का नेम आ रहा है। तो अगर ऐसा है तो आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल की कॉपी लगानी पड़ेगी, प्लस या फिर आपके पास में प्रॉपर्टी टैक्स पेमेंट की रिसिप्ट है वो आप लगा सकते हैं। उसके साथ में आपको एक 50 या 100 रुपए के स्टैम्प पेपर पे एक एनओसी लेनी पड़ेगी, मतलब जिस पर्सन के नाम पे भी इलेक्ट्रिसिटी बिल आ रहा है, और उसके साथ में जिससे भी आप एनओसी ले रहे हैं उसका आपको आधार कार्ड या पैन कार्ड भी लगाना पड़ेगा। तभी जाके आपकी प्रॉपर ऑथेंटिकेशन हो पाएगी कि जिस प्रॉपर्टी पे आप जीएसटी चाह रहे हैं वहां से आपको प्रॉपर जो है उस पर्सन से यहां पे अप्रूवल मिल चुकी है। सेकंड है गाइस, केस ऐसा कि मान लीजिए अगर रेंटेड प्रॉपर्टी है तो आपके पास में एक कॉमर्शियल रेंट एग्रीमेंट होना चाहिए। अगर रेजिडेंशियल है तो उसको मत लगाइएगा, या फिर आप एक काम कर सकते हैं, जिसका नाम भी इलेक्ट्रिसिटी बिल कॉपी पे आ रहा है तो उसके नाम से आप एनओसी निकलवा सकते हैं स्टैम्प पेपर ऊपर, और अगेन उस पर्सन का आधार कार्ड और पैन कार्ड जो है यहाँ पे आपको साथ में अटैच करना पड़ेगा। तो देखिए गाइस, ये जो चीजें हैं आपको किसी भी वीडियोस के अंदर नहीं
नहीं मिलेगी। वो नॉर्मली ये कहते हैं कि सिर्फ एनओसी लगा दो, लेकिन हम लोगों की हमारी जो कंपनी है वो मोर देन 10,000 प्लस जीएसटी रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी कर चुकी है, तो हमें एक्सपीरियंस है काफ़ी। तो उसी बेसिस पे मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ वो एकदम प्रैक्टिकल वे में बता रहा हूँ कि किस तरह से एप्लीकेशन आपकी अप्रूवल और रिजेक्शन आती है। गाइस बात करते हैं कि प्रोसेस की, आखिर प्रोसेस क्या रहता है जीएसटी अप्लाई करने का। तो गाइस सबसे पहले आपको एक टीआरएन नंबर जनरेट करना पड़ेगा जीएसटी की वेबसाइट से, जो भी मैं आगे आपको बताऊंगा। आपको उसके बाद में सबमिट करनी है एप्लीकेशन, और अपनी एप्लीकेशन को वेरीफाई कराना है ई-केवाईसी के थ्रू। उसके बाद में गाइस डिपार्टमेंट के पास में दो ऑप्शन रहते हैं, या तो वो आपकी एप्लीकेशन को अप्रूवल दे देगा और आपका जीएसटी नंबर इशू कर देगा, या सेकंड करेगा उसको कोई ऑब्जेक्शन होगा तो डिपार्टमेंट ऑफिसर आपकी एप्लीकेशन के ऊपर एक क्वेरी रेज करेगा और उस क्वेरी के साथ में आपसे क्लैरिफिकेशन मांगता है। तो गाइस अगला जो स्टेप होता है, अगर मान लीजिए उस क्वेरी का आपके पास में जवाब है, क्लैरिफिकेशन का जवाब है, तो उसके ऊपर आप रिप्लाई कर सकते हैं, वरना यहीं इसी पार्ट पे आपकी जो एप्लीकेशन है वो फिनिश हो जाती है। मतलब अगर आपके पास में कोई भी जवाब नहीं है तो ऑटोमेटिकली आपकी वो जो एप्लीकेशन होगी वो बेसिकली ऑटो कैंसिल हो जाएगी। अगर लेट्स सपोज गाइस अगर आपके पास में जवाब है, आपने क्लैरिफिकेशन सबमिट कर दिए, तो अगेन जीएसटी ऑफिसर के पास में दो ऑप्शन होते हैं, या तो वो आपकी एप्लीकेशन को अप्रूव कर देगा अगर आपसे सेटिस्फाइड हो जाता है आपने जो भी जवाब दिया उससे, या फिर आपकी पूरी एप्लीकेशन को रिजेक्टेड कर सकता है। लेकिन इस रिजेक्शन के बाद भी अगेन आप जो है नई एप्लीकेशन यहाँ पे फाइल कर सकते हैं, वहां पे कोई दिक्कत नहीं। चलिए गाइस बात करते हैं कि कैसे यहाँ पे आपको जीएसटी के लिए अप्लाई करना है प्रैक्टिकल वे में। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको सर्विस में जाना है, रजिस्ट्रेशन पे जाइए, न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक कीजिए। अब गाइस यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, न्यू रजिस्ट्रेशन, टीआरएन नंबर। तो पहले आपको साइन अप करना है, सिंपली यहाँ पे आपको टैक्स पेयर चूज करना है, स्टेट के अंदर आपका जहां भी जिस स्टेट के अंदर आप अप्लाई करना चाहते हैं वो स्टेट यहाँ पे सिंपली चूज कर लीजिए, जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट है वो चूज कर लीजिए। उसके बाद में आता है गाइस लीगल नेम ऑफ द बिजनेस। तो जैसे मैंने पहले बताया ये आपकी फर्म का नाम नहीं है, ये लीगल नेम ऑफ द बिजनेस है, जिसके नाम पे पैन कार्ड है उसके नाम से जब अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे पर्सन का नाम आएगा, ना कि फर्म का नाम। तो ये गाइस सारी चीजें डालने के बाद में आपको सिंपली कैप्चा कोड डाल के प्रोसीड करना है, जिसकी जो कि एक ओटीपी आपका मोबाइल नंबर पे जाएगा और एक ओटीपी ईमेल एड्रेस के ऊपर जाएगा। वेरीफाई कराते ही एक आपका टीआरएन नंबर यहाँ पे जनरेट हो जाता है। ध्यान रखिएगा अगर किसी केस में आपका लीगल नेम ऑफ द बिजनेस और पैन कार्ड नंबर दोनों का जो है मैचिंग नहीं हुआ इनके इंटरनल रिकॉर्ड्स के अंदर, तो वो वहां पे आपको एरर का सामना करना पड़ सकता है। तो कई केसेस में ये होता है कि पैन कार्ड जो है लेट सपोज किसी का जो है जो लास्ट नेम है वो पहले लिखा होता है, तो ये आपको देखना पड़ेगा कि आपके जो पैन कार्ड है उसके अंदर आपका नाम किस तरह से यहाँ पे प्रिंट है। सो गाइस सिंपली यहाँ पे आपका टीआरएन नंबर जनरेट हो चुका है। अब आपको सेम स्क्रीन के ऊपर आपके कैप्चा कोड डालना है और एक बार आपको ओटीपी डाल के वेरीफाई करवाना है। सो गाइस ये आप पोर्टल के अंदर यहाँ पे लॉगिन हो चुके हैं अपने टीआरएन नंबर के थ्रू, और गाइस ये टीआरएन नंबर ही आपको हमेशा यूज लेना है जब भी आपको अपना लॉगिन करना पड़ेगा। आपका यूजर आईडी पासवर्ड बाद में जनरेट होता है एक बार जब आपकी जीएसटी एप्लीकेशन अप्रूव हो जाती है। तो गाइस इस तरह की स्क्रीन आपके सामने यहाँ पे आ जाती है। अब सिंपली यहाँ पे एक्शन बटन के ऊपर आपको क्लिक करना है। अब गाइस यहाँ पे ऊपर देख सकते हैं यहाँ पे 10 कॉलम दिए हुए, तो 10 के 10 कॉलम को आपको वेरीफाई कराना पड़ेगा स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं हम लोग सारी चीजें। तो सबसे पहले आती है आपकी बिजनेस की डिटेल। तो जैसे मैंने बताया लीगल नेम ऑफ द बिजनेस आपका हमेशा पर्सनल नाम होगा प्रोप्राइटरशिप फर्म के केस में। तो गाइस स्टेटमेंट में यहाँ पे आप अपना ब्रांड नेम डाल सकते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए मैंने पटेल कंसल्टेंसी डाल दिया और प्रोप्राइटरशिप फर्म चूज कर लिया। डिस्ट्रिक्ट के अंदर मेरा सेम रहेगा। फिर थोड़ा सा आपको नीचे जाना है, यहाँ पे आपको कुछ भी चूज करने की जरूरत नहीं है। कंपोजिशन स्कीम में आपको रजिस्टर्ड नहीं होना जब तक कि आपको इसकी जानकारी ना हो। उसके बाद में गाइस रीजन टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन पूछेगा, यहाँ पे आप सिंपली वॉलंटरी बेसिस पे हमेशा कर सकते हैं, और डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस, जब से भी बिजनेस आप चालू कर रहे हैं वो डेट आप सिंपली यहाँ पे डाल सकते हैं। इसके अलावा गाइस अगर आपके पास में एग्जिस्टिंग कोई रजिस्ट्रेशन नंबर है तो आप यहाँ पे टाइप ऑफ द रजिस्ट्रेशन में वो रजिस्ट्रेशन नंबर सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल आपके पास मान लीजिए एक शॉपएक लाइसेंस है प्रोप्राइटरशिप फर्म के नाम पे, तो उसका जो भी लाइसेंस नंबर हो वो आप सिंपली यहाँ पे डाल सकते हैं और उसका डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन भी यहाँ पे पुट आउट कर सकते हैं। उसके बाद में गाइस आपको नेक्स्ट स्टेप के ऊपर जाना है, दैट इज द प्रमोटर्स एंड पार्टनर्स। तो गाइस यहाँ पे आपकी सारी डिटेल्स आती है, आपका पर्सनल नेम और ये सारी चीजें आएगी। सो गाइस यहाँ पे आपको फर्स्ट नेम लास्ट नेम वही रखना है जो आपके पैन कार्ड के अंदर है। आपको नेम ऑफ द फादर के अंदर ध्यान रखेगा, पैन कार्ड में जो फादर का एग्जैक्ट नाम दिया हुआ है वही आपको डालना है। अगर उसके साथ में इनके इंटरनल रिकॉर्ड के साथ में मैच नहीं हुआ तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो वैलिडेशन नहीं हो पाएगी। उसके बाद में आपको सिंपली डेट ऑफ बर्थ डालनी है, अपना मोबाइल नंबर डालना है, जेंडर डालना है। स्टेटस के अंदर आप प्रोप्राइटर यहाँ पे डाल सकते हैं, डायरेक्ट आइडेंटिफिकेशन नंबर आपके केस में नहीं आएगा। आर यू एन सिटीजन को यस करना है, पैन नंबर डालना है, पासपोर्ट नंबर अगर आपके पास में है तो वो आपको यहाँ पे इंसर्ट करना है। इसके अलावा गाइस यहाँ पे पूछता है आधार नंबर, तो सिंपली यहाँ पे आपको आधार नंबर भी पुट आउट करना है। लेकिन अभी राइट नाउ आपको आधार नंबर डालने की जरूरत नहीं है क्योंकि सेपरेटली यहाँ पे ऑथेंटिकेशन होता है आधार का,
तो आपको नीचे आ जाना है। अब यहाँ पे आपको सिंपली अपना पिन कोड, स्टेट, ये सारी चीज डालनी है। अब जो भी यहाँ पे एड्रेस डालेंगे उसके अकॉर्डिंग अपने आप ही ये मैपिंग कर देगा एक लोकेशन के ऊपर। तो ध्यान रखिएगा ये एड्रेस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये आपका बिजनेस का एड्रेस नहीं है, आपका पर्सनल एड्रेस है। और यहाँ पे एक और चीज गाइस ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो आप ये वाला एड्रेस डाल रहे हैं वो होपफुली आपके आधार कार्ड से भी यहाँ पे मैच होना चाहिए। उसके बाद में गाइस नीचे आपको एक फोटोग्राफ जो है अपलोड करनी है जेपीजी फॉर्मेट में। ये 100 केबीज की होनी चाहिए, जेपीजी फॉर्मेट में होनी चाहिए। अगर ज्यादा केबी की है तो आप कंप्रेस करके यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। गाइस नेक्स्ट स्टेप आती है आपकी ऑथराइज सिग्नेटरी। तो यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना, जो यहाँ पे आपने डाला होता है सिर्फ यहाँ पे आपको चेक लगाना है, तो ऑटोमेटिकली सारा डेटा प्रमोटर से कॉपी होकर ऑथराइज सिग्नेटरी के अंदर आ जाएगा। उसके बाद में गाइस हमारा मेन कॉलम है प्रिंसिपल प्लेस ऑफ द बिजनेस, जहां से आप अपनी बिजनेस की शुरुआत कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको सिंपली पिन कोड डालना है, डिस्ट्रिक्ट डालना है। तो गाइस जैसे ही आप यहाँ पे ये सारी चीजें डालेंगे, फॉर एन एग्जांपल जैसे मैं यहाँ पे पिन कोड डालूंगा तो देख सकते हैं गाइस पिन कोड के अकॉर्डिंग ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों ले लेता है। प्लस आप जैसे अपनी लोकेशन डालेंगे ये जो आपके लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड है अपने आप ही यहाँ पे चेंज होते रहते हैं। यहाँ पे एक और चीज ध्यान रखिएगा, इस एड्रेस का एग्जैक्ट वही एड्रेस होना चाहिए जो आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल कॉपी के अंदर हो, प्लस जिसके नाम से भी आप एनओसी बना रहे हैं उस एनओसी के अंदर भी ये चीज मेंशन होनी चाहिए। उसके बाद में गाइस सिंपली यहाँ पे आपको अपने सर्कल वार्ड नंबर डालना पड़ता है और कमिश्नरेट वगैरह डालना पड़ता है। ये चीजें के लिए आपको थोड़ा सा गूगल करना पड़ेगा, प्लस इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि ये चीजें यहाँ पे कैसे फाइंड आउट की जाती है। साथ में गाइस आपका जो भी ऑफिशियल ईमेल एड्रेस हो, कॉन्टैक्ट नंबर हो, वो यहाँ पे आपको सिंपली डालना है। अब बात आती है डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की, तो यहाँ पे काफी सारी चीजें पूछता है। मेनली यहाँ पे दो ही होती है कि जो प्रॉपर्टी वो रेंटेड या फिर ओन है। तो जैसे मैंने बताया अगर आपकी रेंटेड प्रॉपर्टी है तो आप यहाँ पे सिंपली जो है इलेक्ट्रिसिटी बिल कॉपी अपलोड कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा जरूरी नहीं है सिर्फ अगर इसने इलेक्ट्रिसिटी बिल कॉपी मांगी है तो आप इलेक्ट्रिसिटी बिल कॉपी ही अपलोड कीजिए। आपको गाइस इसके साथ में मैं सजेस्ट करूंगा एक ही पीडीएफ के अंदर 3-4 पीडीएफ यहाँ पे कंबाइन कर दीजिए। जैसे एक पीडीएफ पे आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल कॉपी लगा दिया, सेकंड के ऊपर आपने एनओसी लगा दी, थर्ड के ऊपर जिसके नाम से एनओसी बनी हुई है उसका आधार कार्ड या पैन कार्ड लगा दिया। क्योंकि होता है क्या है, हम लोग हमेशा जब भी इलेक्ट्रिसिटी बिल कॉपी सिर्फ अपलोड करते हैं अगर वो उस पर्सन के नाम पे नहीं है तो हमेशा 100% चांसेस है कि आपको नोटिस आएगा ही आएगा। इसके अलावा गाइस यहाँ पे आप नेचर ऑफ द बिजनेस चूज कर सकते हैं। तो आपके अकॉर्डिंग जैसे मान लीजिए अगर आपकी फैक्ट्री या मैन्युफैक्चरिंग है आप वो चूज कर सकते हैं, या आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा आप सिंपली अदर भी यहाँ पे चूज कर सकते हैं और यहाँ पे सिंपली रिटेल बिजनेस या कोई भी अपने अकॉर्डिंग बिजनेस डाल सकते हैं। उसके बाद गाइस नेक्स्ट कॉलम है गुड्स एंड सर्विसेज का एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस आपको छोड़ देना है। गुड्स एंड सर्विसेज में जैसे मैंने बताया आपको पता होना चाहिए, अगर आपको पता नहीं है तो यहाँ पे आपको 3 कीवर्ड्स लिखने होंगे, ये ऑटोमेटिकली आपको सजेस्ट कर देगा आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग यहाँ पे कौन कौन सी चीजें हैं। उसके बाद में गाइस लास्ट सिंपली आपको आधार ऑथेंटिकेशन के ऊपर जाना है। यहाँ पे बेसिकली जो भी आपकी प्रोफाइल होगी उसका पर्सन का नाम और उसका जो सारी चीजें प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेचर ये सारी चीजें यहाँ पे आ जाती है। आपको सेव एंड कंटिन्यू करा पे लास्ट में आपको वेरीफाई कराना है। तो जैसे ही आप ये ईवीसी के थ्रू वेरीफाई कराएंगे एक ओटीपी आएगा आपके मोबाइल नंबर पे, वो आपको इंसर्ट करना है। उसके बाद में गाइस आपकी ईमेल आईडी के ऊपर एक ईमेल आता है। सो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह का एक ईमेल आता है, हाइपर लिंक फॉर द ऑथेंटिकेशन ऑफ द आधार ऑफ द एप्लीकेंट, और यहाँ पे आपको एक लिंक दी होती है। तो इस लिंक के ऊपर जाकर सिंपली आपको अपना आधार नंबर डालना पड़ता है और उसके थ्रू जो भी आपका नंबर लिंक होगा आधार से उसके ऊपर एक ओटीपी आता है। वो डालने के बाद में आपकी एप्लीकेशन यहाँ पे सबमिट हो जाती है। तो गाइस जैसे एप्लीकेशन सबमिट होती है उसके विद इन द 1 आवर आपका एक ARN नंबर जनरेट होता है। तो गाइस वो ARN नंबर आपको ईमेल के ऊपर मिल जाता है, प्लस आप अपनी एप्लीकेशन यहाँ पे ट्रैक भी करना चाहते हैं उस ARN नंबर के थ्रू, तो यहाँ पे आपको सिंपली ARN नंबर डालना पड़ता है और जैसे आप सर्च करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपको बता देता है कि आपने इस डेट को यहाँ पे एप्लीकेशन सबमिट कर रखी है और वो अभी पेंडिंग फॉर प्रोसेसिंग है। तो आगे के जैसे मैंने स्टेप बताया आपको कि ये एप्लीकेशन अभी पेंडिंग है, तो या तो इसके ऊपर अप्रूवल आएगा या फिर नोटिस आएगा क्लैरिफिकेशन के लिए, फिर हमें नोटिस का जवाब देना पड़ेगा, फिर अगेन या तो अप्रूवल या फिर रिजेक्शन आता है। तो ये गाइस पूरा प्रोसेस हो गया बेसिकली प्रोप्राइटरशिप फर्म के लिए जीएसटी अप्लाई करने का। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल। अगर आप लोगों के कोई भी डाउट्स है कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइए। थैंक यू गाइस, थैंक यू।